नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। इनको एंडी ब्रो कहने पर चूंकि आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो आज मैं स्वागत इनका आनंद कुमार, आचार्य आनंद कुमार कह के करता हूँ। हालांकि बीच बीच में वो हम लोगों का प्रेम है, तो मैं इनको एंडी ब्रो कहता हूँ। बहरहाल, बिहार से एक खबर है, नई सरकार बनी। उस सरकार में जो गृह मंत्री बने, उनके नाम पर विवाद भी हुआ कि जो व्यक्ति खुद आरोपित है, कई तरह के विवादों में घिरा है, चुनाव के समय बहुत सारी बातें हुई और उस पर से उनकी जो हेवीली बिहारी एक्सेंटेड बोली है, उसने और कमाल कर दिया जब वो एफिडेविट को हाफिडेविट, पेनाल्टी को पेलांटी और भी इस तरह के कई शब्दों में उन्होंने घालमेल किया। हालांकि इस चीज से मुझे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो उसके साथ आप कुछ भी करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके जो और कारनामे थे, जो पुरानी फाइलें थी, वो जब खुली, जैसे उसमें उनके नाम बदलने को लेकर है, उसमें हत्या का आरोप है, तो खैर ये सब नेताओं के तमगे होते हैं और ये हरेक के दामन पर कुछ न कुछ खींचे। यहाँ तक कि मिस्टर क्लीन नीतीश कुमार की छवि पर भी कुछ छींटे तो हैं ही। वह भी किसी हत्या के आरोप में सह अभियुक्त बनाए गए थे। बहरहाल, सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है और उसको, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको शब्द उसके पास नहीं होते हैं। हमारे जितने साथी हैं मीडिया के, उनसे मेरी गहरी सहानुभूति है कि वो इतने अनपढ़ हैं कि उनके पास शब्द सामर्थ्य नहीं है, शब्द भंडार नहीं है, इसलिए वो यूपी वाले बुलडोजर एक्शन को ले आए। लेकिन हम लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि भाई 2005 से 10 का नीतीश कुमार का जो दौर था, अभी के योगी आदित्यनाथ वहां बुतरू लगेंगे, जो नीतीश कुमार ने उन 5 वर्षों में किया था और जिसकी कमाई वो पिछले 20 वर्षों से खा रहे हैं। और हमारे सिर पर ताज की तरह या किसकी तरह सजे हैं, वो आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूं। बुलडोजर एक्शन यानी अवैध निर्माण को हटाना, मोतिहारी, दानापुर और पटना में। कल पटना में मैंने देखा अटल पथ जो काफी लंबा चौड़ा है, वहां भी भाईजानों ने कुछ झुग्गियां बना ली थी, कुछ ये कर दिया था, तो वो तो मेरे सामने हो रहा था। उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि किसी अपराधी की संपत्ति गिरा दी गई है या ये अतिक्रमण विरोधी अभियान था। लेकिन हाँ, ताबड़तोड़ छापे भी पड़ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि नए मिस्टर मसलमैन बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो गए हैं, आनंद ब्रो? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भाई इसका अनुभव सभी बिहार के जो छोटे-छोटे जिले हैं, मतलब छोटा-छोटा जिला मुख्यालय कह लेते हैं हम तो। अब तो शहर कहने वाले थे हम, लेकिन हम अपना शब्द जो है उसको कंट्रोल करके जो है मुँह के अंदर डालना पड़ गया है वापस। तो जी, ये जो ये आपने छोटे-छोटे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आपका पटना भी कोई शहर नहीं है। तो अ, ये जो छोटे-छोटे शहर हैं, इसमें रहने वाले सभी लोगों को इसकी अच्छी आदत होती है। अच्छी आदत इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही नए एसपी साहब का तबादला होके पोस्टिंग होती है ना, तो एसपी साहब पहला काम यही करते हैं कि जितने बिना हेलमेट घूमने वाले होते हैं, उन पर चालान करना और उन पर जो है वो अंग विशेष पर जो कानून नियंत्रक यंत्र होता है, उसका संयोग कराना जो है वो शुरू कर देता है, ताकि मोहल्ले में पता चल जाए कि नया एसपी आ गया है। तो ये जो छापे पड़ रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि छापे जो पड़े हैं, इसमें जो-जो निकल कर के आया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सवा करोड़ के लगभग का जो रिकवरी का एक सुबह की अखबारों में हम लोग देख रहे हैं मामला, उसमें सवा करोड़ का जो मामला है ये सवा करोड़ कैश-वैश नहीं निकला है घर से। कैश घर में 10 लाख ही था। बाकी जो 14 है ना, वो लैंड डीड है, ज़मीन के कागज़। 14 ज़मीन के ये कागज़ जो थे वो तो निकल आए ये हैं तो और उनको ये बताया जा रहा है कि ये बाकी 1 करोड़ का है। अगर मैं हिमंता बिस्वा शर्मा के शब्द उधार लूं, तो ये तो बहुत दुख का बात हो गया है कि कैश केवल 10 लाख मिला। क्या कैश केवल 10 लाख मिला तो वो कुछ लोगों को इस पर जो है वो दबंग फ़िल्म का आखिरी सीन याद आ गया होगा, जिसमें उससे पूछा जाता है कि सर वो जो डकैती का पैसा रिकवर हुआ है उसका क्या करें?
तो इंस्पेक्टर साहब जो बने हुए रहते हैं दबंग, वो कहते हैं पैसे? पैसे तो डिजैपियर हो गए। तो यहाँ भी 10 लाख मिले, कितने डिजैपियर हो गए उसका कोई पता नहीं है भाई। ये मत पूछिए कि कितना डिसहैपियर हो गया। 14 जो ज़मीन के कागज़ थे उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। कागज़ एक बार बना हुआ है, तो अगली बार अगर आप कागज़ रख भी लेंगे तो अगली बार वो कागज़ निकाल लाएगा फिर से जाकर के दफ्तरों में। इसलिए वो डिसअपियर नहीं हुए हैं। 14 जो लैंड डीड थे वो रिकवर हो गए। और उसके रिकवर होने पर पता चला है कि जितनी आय थी, उससे सिर्फ़ 86% ज़्यादा इनके पास मौजूद था। तो अनोखे-अनोखे लोग हैं। अच्छा और क्या रेलवे छापे का पड़े हैं इस बीच? रे रे मैंने सुना कि हाजीपुर में पूरे रेलवे हाँ, तो ये जो अधिकारियों के ब ब ऊपर पड़ा है, कई सारी जगहों पर छापेमारी हो रही है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए एंडी ब्रो, आपको एक लाइन में इसमें बता के इसमें समेट दे देखिए रहे हैं। इसमें जो शुरुआत जो हुई थी ना, इसमें शुरुआत जो है वो चुनाव से ठीक पहले आपको जाना पड़ेगा। चुनावों से ठीक पहले हुआ क्या था कि एक महिला नेत्री हैं जिनका काफ़ी नाम सुना जाता था क्योंकि अपने क्षेत्र में एक तो महिला है और उसके बाद वो पंचायत में जो प्रमुख हो जाते हैं, तो पंचायत प्रमुख वगैरह जब हो जाती हैं या फिर सरपंच हो जाती हैं, इस सब में बिहार में बहुत ज़्यादा आरक्षण है, मतलब 50% से ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया जुमला ही गढ़ लिया है, लोगों को हम लोग मुखियापति और शिक्षिकापति कहने लगे हैं। जजपति भी कहते हैं कुछ लोगों को क्योंकि जो जो नीचे वाला कोर्ट होता है ना, उस कोर्ट में भी कई महिलाओं की नियुक्ति की थी नीतीश कुमार सरकार ने, तो उन लोगों के जो पति होते हैं, उन लोगों को हम लोग जजपति कहते हैं। तो ये तो हम लोगों का अपना आपसी मज़ाक का जुमला था, तो इसमें होता क्या है कि एसपी हम लोग कहते हैं शिक्षिकापति को। अब ये सब जो होने लगा तो इसमें कई महिलाएँ जो बहुत प्रसिद्ध हुई, उसमें से एक महिला नेत्री थीं और वो ऐसे ही पंचायत स्तर के चुनाव में जीत रही होती थीं। आगे की उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी हैं, ऐसा भी फ़ील हो गया था, तो ये छापा जो था उनके घर पर पड़ा था और बिल्कुल सफ़ेद पोश जिसको कहते हैं ना, तो वैसा ही टाइप का बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक बड़ा-सा मकान दिखता है और उस मकान पे छापा पड़ रहा है, ये दिखता है और वीडियोज़ जो बाहर आए उसमें दिख रहा होता है कि कैसा उजले रंग का बिल्कुल जो बड़ा-सा आवास होता है ना, महलनुमा, वो नज़र आता है। तो इसको देख कर के कुछ लोगों को शौक लगा कि अरे! इनकी छवि इतनी अच्छी थी, इनके बारे में इतना अच्छा-अच्छा कहा जा रहा था और ये भी करोड़ों में कमा-कमा करके दबा रही हैं। ये घटना जब हो गई तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी घटना हुई, वो थी जो बचौल साहब जिसको लैंड फॉर जॉब कहते थे ना, उस स्कैम की। उस स्कैम में राजद के एक नेताजी के घर पर छापा पड़ा। वो छापा जब बिहार की जनता ने देखा, तो बिहार की जनता का दिमाग घूमा। क्योंकि जितना बड़ा कोई यूनिवर्सिटी का कोई बिल्डिंग हो, कोई बड़ा-सा मंदिर हो, कोई बहुत बड़ा-सा महँगा-सा होटल हो, वो जो एलीट वाले राजस्थान के होटल वगैरह दिखते हैं ना, जिसमें राजमहल को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया रहता है, वैसा टाइप का कुछ जो राजमहल होता है, वैसा लोगों को नज़र आना शुरू हुआ। तब लोगों को समझ में आया कि घोटाले में कितनी रकम कमाई जाती है। तो अब जब छापा पड़ रहा है ना या फिर जो ये रकम आप निकल के आ रही है। उसकी बात कर रहे हैं जिसको देख के हवाई अड्डा होने का भ्रम हो रहा था। ये मोतिहारी हाँ, या हाँ। कहाँ का? आ रहा। आरा का था। हाँ, राइट। वो तो फोटो आप आरा चाहेंगे में दर्शकों तो तुरंत देख सकते हैं। आरा आरजेडी लीडर छापेमारी इतने देंगे तो वो सारी घटना निकल के चली आएगी। नहीं तो जी। सिर्फ़ वो घटना ही निकल कर के नहीं आ जाएगी। हुआ क्या था ना कि जगदीशपुर वगैरह का जो क्षेत्र है, जहाँ पर के वो विधायक जी थे, वो जगदीशपुर का क्षेत्र जाना जाता है बाबू कुँवर सिंह के नाम से और बाबू कुँवर सिंह का नाम जो है वो बिहार में किसी भी जाति के व्यक्ति के पास ले लें जी। बेचारे कुंवर सिंह जी कहाँ सोच रहे होंगे कि इस ससुर कहाँ हम फंस गए हैं। जिस जगदीशपुर में कभी मेरा शासन था, वहां ऐसे टुच्चे दो कौड़ी के नाली में गिरे हुए नेता सब पैदा हो रहे हैं। जी। नहीं तो बाबू मज़ेदार कुंवर चीज़ सिंह यही को थी ना कि प्रणाम। तो उसमें जो लोगों ने देखा ना तो उसमें कंपेयर करने वाले भी कम नहीं थे। उन्होंने वहीं पर के एक सरकारी विद्यालय का जो सामने का नक्शा था उसकी फ़ोटो खींची और उसके साथ कंपैरिज़न में महल के साथ लगा दिया और उसका मीम बना-बना करके बाँटने लगे। अब जब वो मीम आप देख लेंगे तो सदमा तो लगना ही है, किसी भी सामान्य व्यक्ति को सदमा लग जाएगा कि ऐसी
घटिया स्थिति में कहीं का सरकारी स्कूल है और वहाँ के शिक्षा मंत्री जो बने हुए थे एक राउंड, तो वैसे लोगों के लिए जो घर बने हुए हैं वो कैसे? तो वो जो अक्सर सोशल मीडिया पर जोक दिखता है ना कि सरकारी स्कूल और सरकारी मास्टर का घर, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट मास्टर का घर। तो वो जो प्राइवेट मास्टर का घर जो होता है वो झोपड़ीनुमा दिखता है और सरकारी मास्टर का घर जो होता है वो महलनुमा दिखता है। इन कंपैरिज़न सरकारी स्कूल जो होता है वो खंडहरनुमा होता है और प्राइवेट स्कूल जो होता है वो महलनुमा होता है। तो वो जो कंपैरिज़न था, ये सारे कंपैरिज़न लोगों को एक नज़र में याद आ गए। और इस बार जो नीतीश कुमार को ये जनादेश मिला है, वो जनादेश सब लोग जानते हैं कि वो उनके पिछले काम के लिए ही मिला है, पिछले काम के बेसिस पर ही मिला है। इसके अलावा भाजपा भी बहुत अच्छी तरह ये समझ रही है कि योगी मॉडल और हेमंत बिस्वा मॉडल, इन दोनों की वकालत जनता ने कर दी है। इन दोनों पर मुहर लगा दी गई है और ये मॉडल यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो ये माँग की जा रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार से कमाई हुई बेहिसाब किस्म की दौलत है, ये तो निकल-निकल कर के बाहर आनी ही शुरू होगी। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन ये रहता है कि मेरे जैसे कई गरीब ब्राह्मण शहर में हैं, तो अपनी पूरी रकम जो ईडी वाले उठा कर के ले जाते हैं, उससे अच्छा है कि उसका 50% आप हमें दान कर दें। कम से कम आपके पास कुछ बचा हुआ रह जाएगा, ईडी के छापे के बाद। तो परहेज़ ना करें, चिंता ना करें। मेरा फ़ोन नंबर आप माँग लीजिए, हम पटना में ही रहते हैं और हम आकर के बाकायदा आपके घर से वो रकम ले जाएँगे। बहुत अच्छा होगा। ये जो ईडी ले जाती है, उससे तो अच्छा ही होगा। कुछ जनता की सेवा के काम आ जाएगी वो रकम। हाँ, आपको भी फ़ील आएगा कि आपने दान कर दिया। तो ये रकम हम निवेदन करेंगे ऐसे सभी सज्जनों से कि मेरे जैसे किसी गरीब को ढूँढें और दान कर दें आधा उसमें से। पकड़ाने की संभावना भी कम हो जाएगी, कम हो जाएगा रकम तो। तो ये किए जाने की ज़रूरत है बिहार में बिल्कुल तेज़ी से। बाकी जो छापे एक पड़ रहे हैं वो चीज तो एक पड़ते ही चीज रहेंगे। एक चीज गंभीरता से अगर सोचा जाए, एंडी ब्रो, सम्राट चौधरी की काफी निंदा हुई, लेकिन बीजेपी आमादा है उनको ही नेता बनाने पर और प्रोजेक्ट करने पर। इस पर ये उनका प्रेरोगेटिव है, एक पार्टी है, वो जिसको भी चाहे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मेरी सलाह पूछेंगे या मेरी राय पूछेंगे, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत पसंद नहीं करता हूं। अगर आपके दामन पर दाग है तो आपको नहीं कोई पद वद स्वीकार करना चाहिए, खासतौर से इतना महत्वपूर्ण पद। लेकिन खैर, अब वो माननीय है और भाजपा की ये रणनीति लग रही है कि धीरे धीरे उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि भाजपा के पास एक अकलियत का बढ़िया नेता है शाहनवाज हुसैन। उनकी हेविली एक्सेंटेड बोली को छोड़ दीजिए तो वो तो हर एक बिहारी नेता के पास है, चाहे वो विजय सिन्हा हो, मुंह खोलते ही लगता है कि जय बिहार हो गया है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो। तो शाहनवाज हुसैन में क्या गड़बड़ी थी? शाहनवाज हुसैन में नहीं गड़बड़ी थी। यादव वोटों को अगर तोड़ना था तो आप नित्यानंद राय को यहाँ बिठाने की जगह, यहाँ प्रोजेक्ट करने की जगह आपने उनको सेंटर की राजनीति में भेज दिया। भाजपा के पास नीतीश मिश्र नाम के व्यक्ति भी हैं, लेकिन वहां पर शायद ये प्रॉब्लम है कि बिहार की राजनीति अभी तक यूपी की तरह उस मोड में नहीं आ पाई है जहां तथाकथित सवर्णों को मुख्य धारा में लाकर उनको कमान सौंपी जाए। और यूपी में भी जो हुआ, तो अव्वल तो योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं है, संन्यास के वक्त व्यक्ति अपना श्राद्ध भी कर देता है। तो उनकी एक तो जाति नहीं है, और दूसरे जिस तरह से और अचानक से उनको सीएम बनाया गया, वरना तो मनोज सिन्हा जी जाके मंदिर में आशीर्वाद वगैरह भी ले चुके थे, उनको बधाइयां भी मिल चुकी थी। तो वो एक अलग खेल है। लेकिन बिहार में इतनी ही बढ़िया चॉइसेस देने का भाजपा के पास क्या ऐसा है? मान लीजिए कि चलिए इसको मैं एकदम जातिवादी गंध में उतर के देखता हूं, कुर्मी वोटों को साधने के लिए आपने ये किया है, तो भाई आपके पास तो नीतीश कुमार थे ही और वो गठबंधन में थे। अकलियत को अगर आप आगे बढ़ाते तो वो भी ठीक होता। और तथाकथित सवर्ण तो आपके वोटर हैं ही, बंधुआ मजदूर हैं, वो तो कहीं जा नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या गड़बड़ हो रही है? इसके पीछे क्या आपको कुछ लॉजिक लगता है भाजपा का? आखिर क्यों संट किया गया है शाहनवाज हुसैन को, नीतीश मिश्र को,
ऐसे नेताओं को क्यों संट किया गया है? इसमें देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ याद कर लीजिए कि एक शब्द होता है अंग्रेजी में एग्ज़ीक्यूटिव। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में एग्ज़ीक्यूटिव किसी पद के नाम के साथ तब लगता था ना जब वो सीनियर रैंक होता था। जूनियर्स को सुनने में अपने पद का नाम बुरा ना लगे, इसलिए कॉर्पोरेट ने क्या किया, कॉर्पोरेट ने एग्ज़ीक्यूटिव सबको बुलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से नाम जो है वो चेंज करके जो है वो आपका काम आपको बुरा ना लगे या आपकी स्थिति, वास्तविक स्थिति जो है वो आपको बुरी ना लगे, इसलिए एग्ज़ीक्यूटिव कर दिया गया। तो पहले पुराने ज़माने में अब जैसे नॉर्मल जो इंजीनियर होता था वो जूनियर होता था, एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर का मतलब सीनियर हुआ, ऐसे ही होता था ना? अब क्या होता है, कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव, सबसे जो जूनियर रैंक का है पूरी कंपनी में, कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव जिसे कस्टमर भी गाली देता है फ़ोन करके, तो कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव को ही देता है। सीईओ भी जिसे गाली देगा, तो वो भी उसी कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव को गाली देगा। तो वो जो सबसे जूनियर वाला रैंक होता है, उसको एग्ज़ीक्यूटिव कह दिया गया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर जो है मामला है, आपको दिखाई दे रहा है कि उसको आप सवर्ण कह रहे हैं, जो असल में सामान्य कोटि का है। संविधान में उसे जनरल बताया गया है, नहीं, नहीं, जनरल। मुझे मेरे ऊपर आप शब्दों को लेकर घाल-मेल मत कीजिए एंडी ब्रो। मैंने तथाकथित सवर्ण कहा है। मैं जीवन में कभी भी अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, अवर्ण, विवर्ण कुछ नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा तथाकथित कहता हूँ, क्योंकि ये घटिया व्यवस्था इन लाल मुंह वाले अंग्रेजों ने बनाई। कास्ट शब्द इन्होंने दिया, इन्होंने जातियों में बांटा। मैं जाति में न बटा हूं न बटूंगा जी। तो अब इसमें होता क्या है कि जब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, तो पहले क्या हुआ कि जो बिहार की या फिर कहीं की भी आप राजनीति देखेंगे, उसमें पहले क्या किया गया सबसे पहले कि जो भी सत्ता में था, उसकी पूरी जाति को ही बुरा बता करके और उसके विरुद्ध लड़ने के लिए एक मेजॉरिटी तैयार की जाती है। ये नॉर्मल राजनीति का तरीका होता है। तो जब मुस्लिम शासक थे, तो मुस्लिमों के विरुद्ध पूरे-पूरे हिंदुओं को इकट्ठा किया गया। जब अंग्रेज शासक हो गए, तो मुस्लिमों को भी अपने साथ मिला लिया गया और उसके बाद कहा गया कि अंग्रेज बुरे हैं, ईसाईयत जो है वो फैलाई जा रही है। यहाँ तक कि आप देखिए कि आपकी छुट्टी भी जो है वो संडे को होने लगी है, मास का जिस दिन होता है। फ्राइडे को आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे और फ्राइडे को आपको छुट्टी नहीं मिली। इस नाम पे मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया गया। संडे और मंडे तो हिंदुओं का कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए हिंदुओं को कोई छुट्टी-वुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कोई हिसाब नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के अब अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो बिहार में श्री बाबू जैसे लोग जो थे, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो सत्ता पक्ष जो है वो ब्राह्मण भूमियारों का है और उसके खिलाफ हम जो बाकी छोटी जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं तथाकथित, उनको गोलबंद करने का काम कर रहे हैं, ये कह कर के एक गोलबंदी तैयार की गई। 10-20 साल जब हो गए तो अब इस पर टीका-टिप्पणी और खींचतान करने की कोई ज़रूरत रह नहीं गई। अब इसके लिए लोग राज़ी भी नहीं होते हैं। तो अब एक नया आपके पास शत्रु जो है वो गढ़ रही है राजनीति, तो वहाँ पर अब आपके पास आ जाता है यादववाद। बिहार में जब आप देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए बहुत आसानी से मिल जाएगा कि जैसे ही 14% यादव वोट जो है वो एक आरजेडी के पीछे इकट्ठा होना शुरू होता है, वैसे ही बाकी का 36% ईबीसी वोट जो होता है, वो दूसरी साइड गोलबंद होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आरजेडी के साइड जैसे ही बाकी के वोटर्स गए तो हाँ, भाई साहब फिर आप हारमोनियम इधर उधर लेके चले गए। भाजपा को समस्या क्या है? शाहनवाज को, भाजपा के पास नीतीश वही मिश्र बस को वो यहीं प्रोजेक्ट वो करने यहीं में। पे बस इसी चीज़ में ये सवाल का जवाब निकल कर के आ जाता है कि आप पुराने वर्ग शत्रु को उठा करके मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप अचानक से उसे ला करके बिठा दें, जैसे योगी आदित्यनाथ को अचानक से ला करके बिठा दिया। अगर योगी योगी आदित्यनाथ को अचानक ला करके नहीं बिठाते, पहले से तैयारी की गई होती, 5 दिन का भी समय अगर दे दिया होता ना यूपी के राजनीतिज्ञों को, नहीं नहीं, जैसे एक दिन का उत्तराखंड समय, को एक दिन का समय काफी था। एक दिन का समय दे देते तो वो फिर फेल हो जाता है। वो तो भैया चलिए आप कह घंटों रहे की हैं 1 बात दिन थी। का समय तो हम मान लेते हैं।
हम मान लेते हैं कि यूपी के जातिवादी जो है वो ज़्यादा कट्टर है। अब ये मानना भी चाहिए क्योंकि हमने बिल्कुल। पिछले चुनावों में देख लिया है कि इकरा हसन को जिता देते हैं वो लोग क्योंकि राजपूत वोटर नाराज़ था। जी, तो यूपी के जो जातिवादी हैं वो बिहार के जातिवादियों से कहीं ज़्यादा बढ़े-चढ़े हैं। यूपी में जो जातिवाद है उसका तो कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। अब इसके लिए कुछ लोग हमें कहेंगे कि भाई यूपी को जातिवादी क्यों कह दिया? लेकिन भाई अब ऐसा ही है तो ऐसा ही है, ये तो सच है। इकरा हसन को तो आपने ही जिताया है ना? तो जब तक वो जीती हुई रहेगी या जीता हुआ रहेगा ये सारे इकरा हसन कैंडिडेट्स ही नहीं साहब, उस पूरे इलाके को और पूरी 37 वो सीटें। जो एक वो एक सपा नेता के लिए जो कविताएँ सुनाता था उसका क्या नाम था पता नहीं। इमरान वो भी प्रतापगढ़ी, हाँ, उसको ऐसा भी ही बच कुछ था। जिताया। जो भी हो अब वो कविताएँ सुना रहा होता था राजा साहब अपने राजा साहब के लिए, खैर, तो उसको तो भी जिताया है। अस्तु दोस्तों, मसला ये है कुल मिलाकर अभी की जो चर्चा इन्होंने की, और चूंकि आनंद ब्रो के साथ ये है कि ये बहुत दूर से आते हैं और बहुत फिलोसफिकल अंदाज में आपसे बात करते हैं, मैं एकदम ठोस पत्रकार टाइप जो एकदम सामान्य बात आपको समझा दूं। बिहार में अगर कोई नया नेता भाजपा का होगा और जिसकी उम्मीद है, तो ये प्रोजेक्शन वगैरह जितना भी चल रहा है वो सम्राट चौधरी का जो भी लोग मतलब निकाल रहे हैं, हो सकता है कि अचानक से कोई एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ भी मिल जाए। हो सकता है कि नीतीश कुमार अभी अगले 2 ढाई वर्ष 3 वर्ष कंटिन्यू ही करें। हो सकता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं हो, लेकिन मैं जो बार बार कहता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, मेरी जितनी जानकारी है कि 6 महीने में सत्ता परिवर्तन होगा। और उस सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता प्रमुख बदल दिए जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो मोदी जीवा जाने, शाह जीवा जाने या भाजपा जाने। हमारा काम ताजा तरीन सूचनाओं और बातों पर एक विश्लेषण देना है, वो हमने दिया। भाजपा का अपना नेता नहीं है, ये आप सभी जानते हैं बिहार में। और भाजपा के अधिकांश नेता पूरे देश में मोदी नाम केवलम से जप रहे हैं। भाजपा बहुत तेजी से दौड़ रही है, दौड़ नहीं रही है, स्प्रिंट कर रही है कांग्रेस बनने की राह पर। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा और क्या सुनना चाहते हैं, ये सब जरूर बताइएगा। और व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह आप बरसा रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए। थोड़ी सी संख्या बढ़ा दीजिए, लाइक्स की, शेयर की, सब्सक्रिप्शन की, तो और मजा आ जाएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। जय जय सिया राम। जय श्री राम।